सबको नमस्कार। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। 4 बज चुका है। सबसे पहले विनय मित्तल जी उपस्थित हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले उपस्थित होने के लिए। निधि शर्मा, मनोरंजन साहू जी, विनय मित्तल जी, योगेश महाजन जी, सुनील रातौरी जी, मीनाक्षी जी, धीरे धीरे सभी लोग, डॉक्टर रचना जायसवाल जी, मंजुश्री साहू जी, वंदना पाठक जी, आप सब धीरे धीरे उपस्थित हो रहे हैं। कल हम लोगों ने ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अधिकता से क्या क्या लक्षण मिलते हैं और किस वजह से ये बढ़ता है, क्या चिकित्सा होगी, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज हम तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कोविड-19 के डर से जरा से भी प्रतिश्याय हुआ, काश हुआ, श्वास हुआ या श्वासकष्ट डिस्निया हुआ तो तत्काल सजग हो जाते हैं और सब लोग कोविड के दर्शन या कोविड की जो परीक्षण है वो कराने के लिए उत्साहित करते हैं या शीघ्र चिकित्सा कराने के लिए सलाह देते हैं। उसी क्रम में आज हम ब्रोंकियल अस्थमा अर्थात तमक श्वास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रश्न है। डॉक्टर चैरिथ मूर्ति का प्रश्न है, एक 90 इयर्स का मेल पेशेंट है, डायबिटिक है, सीरम क्रिएटिनिन उनका 1 to 3 रहता है, बाइलेटरल पिटिंग ओडिमा है और ये लगभग एक वर्ष से ये तकलीफ पेशेंट को है। इस एज में पिटिंग ओडिमा होना स्वाभाविक है क्योंकि घूमना फिरना थोड़ा बंद हो जाता है। अगर ये थोड़ा से जितना भी संभव हो वो टहलें कम से कम आधा घंटा तो ये स्वेलिंग अपने आप ही चली जाएगी। इसके अलावा इसमें पुनर्नवारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद या वरुणादिक्वाथ ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें शुगर भी नहीं है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, इसलिए वरुणादिक्वाथ का सेवन जरूर कराएं। गोक्षरादि गुल 2 गोली सुबह शाम को, नमक कम मात्रा में लें, डायबिटिक कंट्रोल रखें। अभी सीरम क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1 से 3 तक जाता है तो इसकी भी सावधानी आपको रखना है। ऐसी अवस्था में पेशेंट को गोक्षुर, पुनर्नवा, शतावरी और कुटकी ये बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। आधा चम्मच दिन में 2 बार देवें, तो इससे ये सीरम क्रिएटिनिन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। प्रोटीनस सब्सटेंस, दालें वगैरह, अंकुरित दाने, ये सब खाना बंद करवा दें। प्रोटीन अधिक मात्रा में ना लें क्योंकि आप जानते हैं सीरम क्रिएटिनिन ये प्रोटीन का ही बायो प्रोडक्ट है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी, उन्होंने अल्कोहल अब्यूज़ के और डी एडिक्शन के लिए एक लेक्चर चाहा है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मुक्ता भगत जी ने ऑप्टिक एट्रोफी, राइट आई, मेल है, 23 इयर्स ओल्ड पेशेंट है। वास्तव में ऑप्टिक एट्रोफी तो किसी भी आयु में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सीनियर सिटीजन में प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ तो 23 इयर्स का मेल पेशेंट है, उसको ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है। ऑप्टिक एट्रोफी में ऑप्टिक नर्व जहाँ से प्रारंभ होती है रेटिना से प्रारंभ होकर के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक जाती है। इसके पथ में कहीं भी डिजनरेशन या नर्व्स की डेथ हो सकती है। खास तौर से इट रिफर्स टू द डेथ ऑफ द retinal ganglion cells
axon that comprise the optic nerve. Optic nerve damage anywhere along the path from the retina to the lateral geniculate body. कहीं भी इस जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, वो डिजेनरेट हो जाए तो इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। इससे लक्षणों के रूप में ब्लड विजन, डिफिकल्टी विथ पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन देखने में कठिनाई होती है, रिडक्शन इन शार्पनेस विजन, छोटी चीज़ों को देखने में असमर्थ होता है, और धीरे धीरे पूर्णतः जब ऑप्टिक नर्व डिजेनरेट हो जाती है या उसके सेल डेथ हो जाते हैं तो अंधापन भी पेशेंट को हो सकता है। इसमें पेशेंट को एक तो नस्यकर्म कराएं अणुतैल से या इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार लगातार ये नस्य देवें। शोधन नस्य इसमें नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इसमें अक्षी तर्पण बहुत ही फायदा करेगा। त्रिफला घर से कराएं। धारण काल कम से कम 5 से 10 मिनट। अक्षी तर्पण के लिए जैसा आपको कई बार बता भी चुके हैं, आपको मालूम भी है कि चारों तरफ आँख के 2 अंगुल का घेरा उड़द दाल का बनाते हैं और उसमें सुखोष्ण त्रिफला घृत भरा जाता है और थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करते रहते हैं लगातार जब तक धारण करते हैं 5 से 10 मिनट तक। ये भी बहुत उपयोगी चिकित्सा है। लगातार आप 1 माह लगातार करें तो इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधे कप दूध में मिला करके दिन में दोनों टाइम रोगी को पिलाएं। अश्वगंधा और केवांच बीज, अश्वगंधा 100 ग्राम, केवांच बीज 50 ग्राम बारीक चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन कराएं। इसमें मुलैठी का भी बहुत ही योग्य स्थान है। इसमें मुलैठी चूर्ण भी मिला लें, यानी 100 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम केवांच बीज चूर्ण और 50 ग्राम मुलैठी, इसका चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार लें। रस औषधियों में सप्तामृत लौह और पुराल पिष्ठी योगेंद्र रस, सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, पुराल पिष्ठी 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये आमल की रसायन के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से ऑप्टिक डिजेनरेशन में पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अक्षी तर्पण के अलावा शिरा तर्पण, अभ्यंग से पिचवा मस्तिष्क चेति चतुर्थम, अभ्यंग है, पिचुधारण है, शिरोधारा है या शिरोवस्ती है, इसका भी प्रयोग आपको कराना चाहिए। इसमें अत्यधिक पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर कमलकांत मित्तल, उनका एक पेशेंट है, अस्थमा है, स्टेरॉइड और इनहेलर का प्रयोग कर रहे हैं, रोगी को आराम है, लेकिन यदि आयुर्वेद ट्रीटमेंट करना है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि स्टेरॉइड ले रहे हैं इसलिए एकदम से स्टेरॉइड नहीं छुड़ाना चाहिए, उसको धीरे धीरे कम डोज करते हुए आयुर्वेद की दवाई में लाना चाहिए। अगर पेशेंट सक्षम है और आयु 70 के नीचे है तो आप निश्चित रूप से इसमें वमन विरेचन जरूर कराएं। वमन कराने के पहले आपको अभ्यंतर स्नेहपान कराना है। उसके पहले दीपन पाचन, पंचकोल को आज से दीपन पाचन कर दीजिए 4-5 दिन, फिर त्रिउष्णाद घृत से अभ्यंतर स्नेहपान करके और वमन करा दीजिए। वमन रोगानुसार कौन कौन से कल्प लेना चाहिए, क्या क्या औषधियाँ लेना चाहिए, मैंने अपनी किताब में बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ रोगानुसार वमन कल्प, रोगानुसार विरेचन कल्पों का उल्लेख है, उसका प्रयोग आप जरूर करें। तो वमन करा दें, विरेचन कराएं। अब विरेचन करने के पास फिर नस्यकर्म कराएं। नस्यकर्म इसमें बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। और वेग आने पर, ज़्यादा अगर अस्थमा के वेग आते हैं तो उसमें लहसुन सुरस, प्याज का सुरस या गाजर का सुरस से नस्य कराना चाहिए, इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। वमन विरेचन करने के पश्चात या साथ साथ भी औषधियों का सेवन आप करा सकते हैं। श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, कफकेतु रस 250 मिलीग्राम,
श्वास कुठार रस 125 मिलीग्राम। अगर कफ नहीं निकल रहा हो तो टंकण भी इसमें मिला दें, टंकण 250 मिलीग्राम। यदि कफ निकल रहा हो ज़्यादा मात्रा में तो टंकण न डालें, उसकी जगह आप अभ्रक भस्म डाल दें 125 मिलीग्राम। और इस योग को दिन में 3 बार या 4 बार या 5 बार, क्योंकि मुहुर्मुहु हिक्का श्वास तृष्णा आदि रोग में मुहुर्मुहु दवाई लेना चाहिए। 2BD या 3BD से काम नहीं चलता। इसके अलावा भारंग आदि क्वाथ 30 ml दिन में 2 बार। और सोमलता फांड, जब ज़्यादा वेग आते हो तो सोमलता फांड का पुनः पुनः प्रयोग रोगी में करना चाहिए। और हमेशा सुखोर नीलक का ही सेवन करें। अच्छा होगा कि वो सुंठी सिद्धित पानी का ही पेशेंट सेवन करें। पेट साफ रहे ये ध्यान रखें, नहीं तो एरंड भ्रष्ट हरित की रात्रि को सोते टाइम 2.5 ग्राम की मात्रा में दे दें, ताकि मोशन ठीक से होने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप दवाइयाँ आयुर्वेद की स्टार्ट करते हुए, और जब आप वमन और विरेचन करा लेते हैं उसके बाद बिल्कुल फिर स्टेरॉइड न दें। इन्हेलर का प्रयोग इमरजेंसी में कर सकते हैं, क्योंकि इन्हेलर उतना नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन स्टेरॉइड तो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, बोन्स को कमज़ोर कर देता है, और मोटापा जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होने लगते हैं, तो उसको तो छोड़ना ही चाहिए। एक चिकित्सक ने स्नोरिंग छोड़ने का उपाय पूछा है। तो स्नोरिंग जो होता है, जिसको सोते समय जो आवाज़ें आती हैं गले के माध्यम से, वो ज़्यादातर ओबेसिटी के रोगियों को ज़्यादा आती है। इसलिए ओबेसिटी का इलाज आपको इसमें करना चाहिए। तो इसमें वमन विरेचन और लेखन बस्ती कराएं, और साथ में गार्गलिंग कराएं, पंचकोल क्वाथ से गार्गलिंग कराएं। इससे गला साफ होगा, कफ जो अड़ा हुआ रहता है वो नहीं होगा। और साथ साथ में आप मौन विरेचन और लेखन बस्ती करने के पश्चात फिर इसमें अजवाइन, दालचीनी और सौंफ, अजवाइन, दालचीनी और सौंफ, इसका बारीक चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। अकरकरा एक जड़ी बूटी आती है, अकरकरा के छोटे छोटे टुकड़े बना लें और उसको मुंह में चूसें। उसमें सलाइवेशन निकलता है, तो ज़्यादा सलाइवा निकले सलाइवा तो उसको बाहर निकाल दें, उसको निकले नहीं। तो इस तरीके से करने से स्नोरिंग भी पेशेंट को ठीक होगी। डॉक्टर लक्ष्मण राजपूत, उन्होंने पूछा है माँ मज्जक बटी कहाँ प्राप्त होती है। तो माँ मज्जक बटी मुझे लगता है ये डाबर तो बनाता ही है, और लोकल जो कंपनियां हैं वो बनाती हैं। बॉम्बे में तो बहुत मिलता है माँ मज्जक और गुणमार घन बटी, है ना। अगर ऐसा होगा तो मैं बॉम्बे का जो एड्रेस है जहाँ मिलती हैं दवाइयाँ ये, वो मैं आपको एड्रेस दे दूँगा। इसी प्रकार सुनील रातौरी जी ने भी पूछा है कि गुणमार घन और माँ मज्जक किस कंपनी की आती हैं, तो मैं पता लगा करके आपको बताऊंगा। डॉक्टर अनिल पांडे, कंटकारी सुरस को फ्रिज में रखकर 10 दिन प्रयोग कर सकते हैं क्या? मैंने इंद्रलुप्त में ये योग बताया था। तो अब रोज़ तो वास्तव में आपको कहना सही है कि रोज़ तो कंटकारी कोई ला नहीं पाएगा, तो इसलिए आप फ्रिज में रख करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप जो है पंचांग जो है इसका कंटकारी का, आप पंचांग ले आइए, उसका बारीक थोड़ा काट करके फ्रिज में रख दीजिए, जैसे सब्जी भाजी रखते हैं, वो सबसे बढ़िया है। और उसके बाद रोज़ाना रस निकाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। आप प्लास्टिक की थैली में जो पंचांग है कटेरी का, उसको कट करके रख दीजिए फ्रिज में। तो जैसे सब्जी रखते हैं, पालक रखते हैं, वैसे ये रख दीजिए, और जिस दिन आपको देना हो उस दिन कूट करके उसका रस निकाल करके लेप लगाइए। ये ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूँ उपयोगी रहेगा। डॉक्टर प्रवीण हरवंश, डॉक्टर प्रवीण हरवंश ने CFS राइनोरिया के बारे में जानना चाहा है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया, जब जो है फ्रैक्चर हो जाता है नासा के हड्डियों का, तो कभी कभी जो ब्रेन के चारों तरफ रहने वाला फ्लूइड है, जिसको हम ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ब्रेन के प्रोटेक्ट के लिए वो रहता है, तो कभी कभी हड्डियों के टूट जाने से या किसी भी कारण से
नासा के माध्यम से स्राव निकलने लगता है और इसी को हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। Cerebrospinal fluid is an condition where the protective fluid that surrounds the brain finds its way into the nose and sinuses, often appearing as a very watery runny nose. Watery runny nose, जल के समान नोज जो है बहती रहती है, इसको CSF राइनोप्लाजिया कहते हैं। इसकी चिकित्सा जीर्ण प्रतिस्याय या दुष्ट प्रतिस्याय के समान ही करना चाहिए। ऐसी अवस्था में स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन पेशेंट को कराएं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें अवपीड़न नस भी आप करा सकते हैं। 21 दिन का कोर्स अवपीड़न नस के रूप में विडंग, वायुविडंग, शिग्रू और वचा, इनका सुरस निकालने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका प्रयोग करें। इसके अलावा इसमें टैबलेट न्यूरोसिल, सेप्टिलिन का भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर डोली शर्मा टॉन्सिल और गले में दर्द होता है, इसकी चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। टॉन्सिल बच्चों में ज़्यादा होता है, ये टॉन्सिलाइटिस, और इस अवस्था में रोगी को गले में दर्द, बुखार और कभी कभी खराश या खांसी जैसे लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में आप पंचकोल काढ़े का गंडूस धारण कराएं। पंचकोल काढ़े का गंडूस, इससे रोगी को बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ में टंकड़ भस्म 250 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2-3 मात्राएं शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी संसमनी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, क्योंकि बुखार की अवस्था भी होती है। गिलोय घनबटी भी इसमें अच्छा लाभ करेगी। तो गिलोय घनबटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, लगातार 1-2-3 महीने, 2 महीने तक तो इलाज आपको देना पड़ेगा, तभी ये टॉन्सिल ठीक होता है। और जब टॉन्सिल ठीक होगा तो जो गले में दर्द होता है वह भी अपने आप ठीक हो जाता है। गार्गलिंग जरूर करें पंचकोल काढ़े से। जब तक यह न मिले तब तक हल्दी और सेंधा नमक और गर्म पानी ये मिला करके गार्गलिंग करें, इससे बड़ा ही रोगी को आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर सुकुमार जोशी, जो प्रश्न किया है वो मुझे समझ में नहीं आया है, आप पुनः प्रश्न करेंगे तो इसका मैं उत्तर जरूर दूंगा। डॉक्टर लक्ष्मण राजपूत, गले में खराश रहती है, वर्ष भर रहती है, उपचार बताएं। गले में खराश है लगातार होती है तो इसमें आभ्यंतर स्नेहपान करके पहले दीपन पाचन औषधियाँ दीजिए, पंचकोल काढ़ा या त्रिकट चूर्ण 4-5 दिन, और उसके बाद त्रिउष्णात घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विधिवत वमन करा दीजिए, और वमन करने के पश्चात फिर विरेचन भी करा दीजिए। वमन विरेचन करने के बाद निश्चित रूप से पेशेंट को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा गार्गलिंग आप जरूर करें। गार्गलिंग के लिए पंचकोल काढ़ा, जैसे मैंने पहले बताया, इसका गंडूस धारण करें और कवल कराएं। अनुपलब्ध होने पर हरिद्रा, नमक, सेंधो नमक और गर्म पानी से गार्गलिंग जरूर रोगी को करना चाहिए। इसके अलावा इलाज बटी चूसते रहें दिन में 3-4 बार इलाज बटी, इससे भी स्वेलिंग में कमी आती है। इसके अलावा कांचनाद गुगुलू 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। सेप्टिलिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, न्यूरोसिल का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, और सीतोपलादी चूर्ण इसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को देवें, इससे रोगी को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि खांसी आ रही हो तो भारंग आदिक्वाथ, या मैं जो योग बताता हूँ खांसी के लिए, उसमें मुलैठी, गिलोय और कंटकारी, मुलैठी, गिलोय और कंटकारी बराबर मात्रा में ले लें, यौकुट कर लें, और इसका काढ़ा खाली पेट में दोनों टाइम पेशेंट को दें, तो इससे बड़ा अच्छा लाभ पेशेंट को प्राप्त होगा। डॉक्टर सत्येंद्र पाल, अल्कोहल छोड़ने के लिए उपाय।
अल्कोहल छोड़ने के लिए उपाय एक विस्तृत वर्णन हम आगे किसी लेक्चर में प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप एक काम करिए, अगर वो मनोयोग से छोड़ना चाहता है, देखिए पेशेंट यदि स्वयं छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा। आप किसी के दबाव में ये अल्कोहल नहीं छुड़ा सकते हैं। तो पहले पेशेंट को अच्छी तरह काउंसलिंग करें ताकि वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। और इसके लिए एक चूर्ण बना लें, उसमें कच्ची अजवाइन, दालचीनी, सौंफ और धनिया, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को बारीक चूर्ण बना करके और जब भी उसको तलब लगे तो उसको मुंह में ले लेना चाहिए। मुंह में चबाना चाहिए, मुंह में रखना चाहिए, निगल नहीं जाना चाहिए, एकदम से चूसना चाहिए इसके रस को। और इससे जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है लोगों को लेने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए, वो नहीं होगा। और धीरे धीरे छोड़िए, एकदम से मत छुड़ाइए। मान लीजिए कोई 4 पैक लेता है तो 15 दिन में आप जो है 3 पैक कर दीजिए, फिर 2 पैक करिए, 1 पैक करिए। इस तरीके से धीरे धीरे आप उसको अपनी निगरानी में छुड़ा सकते हैं। इमरान खान जो अनुभूति योग के बारे में पूछा है उन्होंने, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कौन सा योग, तो कृपया नेक्स्ट टाइम में आप बताने का कष्ट करें। डॉक्टर नेहा साहू, मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई योग बताएं। मेमोरी बढ़ाने के लिए, तो मेमोरी बढ़ाने के लिए मेद रसायन द्रव्यों से कोई अच्छा द्रव्य नहीं है, उनका प्रयोग करें। मेद रसायन में शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलेठी बराबर मात्रा में लेके इसका काढ़ा दिन में 2 बार पिएं। 4 चम्मच यौकुट काढ़ा, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम दोनों टाइम देवें। इसके अलावा और बहुत सारी मेद रसायन द्रव्य हैं, जैसे ब्राह्मी औले का सेवन करें बराबर, इससे भी पेशेंट को अच्छा लगेगा और मेमोरी भी अच्छी रहती है। इसके अलावा शंखपुष्पी सिरप भी आता है, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, इसका प्रयोग करें। सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। धीरे धीरे मेमोरी ग्राफ्स हों। इसके अलावा योगा जरूर करें, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मेमोरी भी डेवलप होती है। तो इसमें भ्रामरी प्राणायाम बड़ा उपयोगी है मेमोरी के लिए। भ्रामरी प्राणायाम ये जरूर करें। तो योगा से संबंधित चीज़ें भी आपको करना चाहिए। किसी अच्छे योगा मास्टर से आप इसको सीख सकते हैं। संजय जी ने कुछ प्रश्न पूछा है, लेकिन वो प्रश्न स्पष्ट नहीं है। ज्ञानेंद्र सहपाठी, अवपीड़न में अपामार का क्या लें? पंचांग लें। तो अवपीड़न में अपामार जो बीज होता है उसको ग्रहण करना चाहिए। अपामार बीज, उसका आप कपड़शरण चूर्ण तैयार करें तो उसे धमापन नस के प्रयोग कर सकते हैं। और अवपीड़न करना है तो 2 चम्मच चूर्ण को थोड़ा पानी में भिगो कर रख दीजिए, प्रातःकाल मसलिए छानिए और इसका प्रयोग अवपीड़न के रूप में करना है। तो पंचांग नहीं लेना है, इसमें अपामार्ग बीज को ही ग्रहण करना है अवपीड़न नस्य के लिए। डॉक्टर कृष्णा सागर, 70 ईयर्स का पेशेंट है, मेल है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, छूने पर झंझनाहट होती है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया डायग्नोस हुआ है। वास्तव में यह भी सिर के आधे भाग में, खासतौर से ललाट प्रदेश में बहुत वेदना होती है। वाकई वहाँ टच कर दिया जाए तो पेशेंट को बड़ा झंझनाहट जैसा अनुभव होता है। तो बीपी की चिकित्सा जरूर करें। इसमें शिरोधारा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए भी है, बीपी के लिए भी, दोनों के लिए बड़ा लाभप्रद है। और इसमें मृदु शोधन जरूर कराएं। मृदु शोधन में बीपी में लाभ होगा और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी लाभ होगा। तो लघु विरेचन आप एरंड तेल दे दें 30 से 40 ml प्रातःकाल गर्म दूध के साथ, इससे विरेचन हो जाएगा। 3 दिन का संसर्जन कम कर लें और इस तरीके से पेट साफ होने के बाद दवाइयों का सेवन कराना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में, इसमें योगेंद्र रस 125 मिलीग्राम, वात कुलांतक 125 मिलीग्राम और मुक्तापुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये 1 पुड़िया सुबह शाम को दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इससे बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा टैबलेट सिफेग्रेन चरक कंपनी की है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देवें। टैबलेट नियो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। और इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट
और सारस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच और उतना ही पानी मिला के भोजन के बाद पेशेंट को दें। और नस्य कर्म इसमें ब्राह्मण नस्य कर्म जरूर करना चाहिए, अणु तैल से या इंद्रिय वर्धक तैल से या ब्राह्मी तैल से आप 4-4 बूंद दिन में 2 बार नस्य कर्म जरूर कराएं। इससे भी बड़ा रोगी को लाभ प्राप्त होता है। 44 सिग्ने जी, स्कार से केलॉइड हो जाता है, स्कार से केलॉइड हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो केलॉइड के लिए तो सबसे पहले आप दशांग लेप लगाएं। दशांग लेप बड़ा फ़ायदा करता है। दशांग लेप करीब 20 ग्राम ले लें और आधा कप पानी, 1 चम्मच सरसों का तेल, और इसको गाढ़ा हो जाए जब तक पकाएं और जहाँ केलॉइड होता है वहाँ लेप लगाएं। रोज़ाना रात्रि को ऐसा लगाएं कम से कम 3-4 घंटे वो धारण कर सके। आवश्यकता पड़ने पर आप पट्टी भी बांध सकते हैं, लेकिन पट्टी में डबल या ट्रिपल बंधन ना हो, एक ही बार में, ताकि हवा का आना जाना उसमें बना रहे। इसके अलावा इसमें कैशोर गुग्गुल आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार सुबह और शाम को इसमें पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा गिलोय घनबटी भी इसमें लाभप्रद होती है, और विरेचन करा दें तो और अच्छा। विरेचन कराने से जो शोथ होता है, केलॉइड्स होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो विरेचन जरूर कराएं। तो इस तरीके से मेरे पास जो प्रश्न आए थे मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है आप संतुष्ट हो गए। हमारे जो चिकित्सक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर संजीव भाटिया और वरिष्ठ चिकित्सक हमेशा जुड़ी रहती हैं कार्यक्रम के माध्यमों से। वंदना पाठक जी, डॉक्टर मंजुश्री साहू, डॉक्टर अनुराग अहिरवार जी, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर हनुमंत सिंह, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा, डॉक्टर सविता पाटिल, डॉक्टर प्रवीण हरवंश, डॉक्टर सोनम मोहाने, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, डॉक्टर भारती देशपांडे, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर लोकेश शर्मा और डॉक्टर सोनाली गुप्ता, ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब आइए तमक श्वास के बारे में चर्चा करते हैं। यह प्राणवाह स्रोतस की व्याधि है, जैसा आप सब जानते हैं। हिक्का, श्वास आदि ये सब प्राणवाह स्रोतस की व्याधियां हैं। दूष्य स्रोतस समान होने से हिक्का और श्वास का एक साथ वर्णन आचार्यों ने किया है, लेकिन हिक्का, श्वास और कास ये तीनों व्याधियां दूष्य स्रोतस की दृष्टि से समान है, लेकिन भेद हिक्का श्वास के भेद लक्षणानुसार है, जबकि कास के भेद दोषानुसार दिए गए हैं। ये अंतर है। पित्तस्थान समद्भव, पित्त स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है तमक श्वास की, और आम, अग्निमांद इनका विशेष महत्व श्वास रोग में होता है, तमक श्वास में होता है। कफ वातात्म कावेतो पित्तस्थान समद्भव हृदय रसादि नाम धातु नाम गौरवम चोपशोषणो। श्वास कष्ट को डिस्निया कहा जाता है। जो श्वास लेने में तकलीफ होती है उसको डिस्निया कहते हैं, और इसी तमक श्वास को आधुनिक चिकित्सा अनुसार ब्रोंकियल अस्थमा हम कह सकते हैं। इसके लक्षण ब्रोंकियल अस्थमा से मिलते जुलते हैं। निदान ज़्यादा अधिक मात्रा में धूल, धूम और वायु का अत्यधिक सेवन, शीत स्थान में निवास और ज़्यादा धूप का सेवन, खुली जगह रहना, रजसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानाम्बु सेवनात् व्यायामाद ग्राम धर्माद रूक्षान्न विषमासनात्। ज़्यादा रूक्ष शीतल आहार विहार का सेवन करने से भी ये रोग की उत्पत्ति होती है। आइए संप्राप्ति देखें। कफ के साथ कुपित वायु, प्राण, अन्न एवं उदग्वह स्रोतस को रोककर तथा कफ द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैलकर विभिन्न स्रोतों
में गमन करती है तब श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। यदा स्रोतांसि संरुद्ध मारुतः कपूर्वकः विश्वक ब्रजद संरुद्धता श्वासान करोति सः, यह इसकी संप्राप्ति है। 5 प्रकार का श्वास होता है: महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। मेहोर्ध तमक क्षुद्रैः, मेहोर्ध छमक, मेहोर्ध छिन्न तमक। ये जो मेहोर्ध छिन्न 3 प्रकार के प्रारंभ में है, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न, ये असाध्य की श्रेणी में आता है। और तमक श्वास यदि बहुत दुर्बल व्यक्ति है और उसको हो गया तो असाध्य है, लेकिन बलवान व्यक्ति है, नया है, तो तमक श्वास साध्य के अंतर्गत आता है। और क्षुद्र श्वास तो साध्य होता ही है। मेहोर्ध छिन्न तमक क्षुद्र भेदैस्तु पंचधा भिन्नन्ति समाव्याधि श्वासो एको विशेषताः। बार बार कास और कास के साथ कफ निकलने पर आराम होता है। इसके लक्षणों में देखें, सबसे पहला लक्षण तो श्वास कष्ट है, जिसको डिस्निया बोलते हैं। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में प्रवेश कर रहा हूँ, तमह प्रवेश अनुभूति होती है। पेशेंट बहुत ही निश्चेष्ट हो जाता है, बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ यदि कफ निकलता है तो रोगी को आराम मिलता है। और बार बार खांसने से स्वरभेद हो जाता है, बोलने में कठिनाई होती है, कष्ट होता है, लेटने में तकलीफ होती है, और जब वो बैठ जाता है रोगी तो उसमें आराम प्राप्त होता है। उस पदार्थों से गर्म पानी या गर्म चीज़ खाने से उसको आराम मिलता है। माथे में पसीनों की बूंदें होती हैं। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, प्रातःकाल में श्वास की वृद्धि उपलब्ध होती है। दुर्बल हो जाता है व्यक्ति, आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई रहती हैं, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तमक श्वास के 2 भेद हैं, एक है प्रतमक, दूसरा है संतमक। प्रतमक श्वास में तमक लक्षण के साथ साथ ज्वर और मूर्छा अर्थात पित्त का अनुबंध होता है। संतपक में उदावर्त, रज का अधिक सेवन, अजीर्ण, आर्द्रता, अंधकार से बढ़ता है। शीत द्रव्य खाने से पेशेंट को आराम प्राप्त होता है। ज्वरो मूर्छा परितस्य विद्याद प्रथमकम दूतम उदावर्त रजो अजीर्ण किल्नकाय निरोधता तमसा भरते अत्यर शीतश्चासु प्रसामति मंजतः तमसी वास विद्याद संतमकम दूतम। संतप, इनका जो तमक श्वास का जो विशिष्ट लक्षण होता है वह है बैरल शेप्ड चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट, रॉल्स एंड रोंकाई, घरघराहट। ये पेशेंट में लक्षण मिले तो समझ लीजिए पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है। साध्यासाता में जैसा मैंने पहले बताया, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न, ये तीनों असाध्य की श्रेणी में हैं। तमक जो है साध्य है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हो, दुर्बल व्यक्ति हो, चिकित्सा ढंग से न की जाए तो असाध्य की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा जो क्षुद्र श्वास है वो निश्चित रूप से साध्य होता है। तो इस तरीके से सूक्ष्म रूप से तमक श्वास के बारे में मैंने कुछ बताया आपको। अब आइए चिकित्सा के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, जो निदान बताए हैं, शीत स्थान में रहना, शीत अम्बु का सेवन करना, रज धूम का अधिक सेवन करना, ये सब नहीं होना चाहिए। वक्ष प्रदेश में लवण और तैल, तिली तैल ले लें, थोड़ा लवण मिला के गर्म करें और उससे वक्ष प्रदेश में अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात उसमें नाड़ी श्वेत या संकर श्वेत करें। इससे कफ जो है ढीला हो जाता है। हिक्का श्वासार्जितम स्निग्धै आदौ स्वेदोपाचरेत आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरैः है तैरस ग्रथिता श्लेष्मा श्रोता स्वविलीयते खानी मार्दो माति ततो वातानुलोमता। इसके करने से कफ ढीला हो जाता है, वात का अनुलोमन होने लगता है, पेशेंट को आराम लगता है। निश्चित रूप से कासने छर्दनम दद्याद स्वर्भंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरयुक्तम तम केतु विरेचनम। पेशेंट का कफाधिक हो, कांस और स्वरभेद हो तो वमन कराना चाहिए। तो वमन कराने के लिए पहले आपको दीपन पाचन दे दें 3-4 दिन, उसके पश्चात फिर त्रिउष्णादि घृत या वासादि घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं, फिर वमन कराएं और फिर विरेचन करा दें।
वमन विरेचन करने के पश्चात ही यदि दवाइयाँ देते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि दवाइयाँ तो प्रारंभ कर देना चाहिए जब से आभ्यंतर स्नेहपान करते हैं। वमन और जब विरेचन कराते हैं तो 2 दिन आप न दें, वमन में 2 दिन और विरेचन में 2 दिन औषधियाँ न दें, बाकी समय में आप दे सकते हैं। तो कफवर्धक आहार देकर के वमन करा दें, इससे कफ निकल जाता है जिससे रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। वमन करने के बाद धूम्रपान करना बड़ा आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, काश और स्वरभंग होने पर निश्चित रूप से वमन कराना चाहिए, और यदि तमक के ही लक्षण हैं तो उसमें विरेचन करना ज़्यादा उपलब्ध होता है। कासने छदनम दद्याद स्वरभंगे च बुद्धिमान वातश्लेष हरयुक्तम तम केतु विरेचनम। इसके अलावा एक सिद्धांत बताया चरक ने, वात कफनाशक, वात कफ कारक, फिर से मैं बोलता हूँ, वात कफनाशक, वात कारक, कफनाशक, वातनाशक, कफ कारक तथा केवल वात शमन के लिए चिकित्सा करना चाहिए। वात कृत्वा कफहरम कफ कृत्वा अनिलापहम कार्यम नैकांतम ताभ्यो प्रायः श्रेयो अनिलापहम। इसके अलावा आगे चिकित्सक ने चरक ने कहा है कि वहाँ पर आप समन, ब्रह्मण और लेखन, कर्षण जिसको कहते हैं, ये चिकित्सा भी बाद में करना चाहिए। सर्वेशाम ब्रह्मणम ही अल्प्य शक्यश प्रायशो भवेत नातिर समनोपाय वर्षो शक्यश कर्षणे। बहुत जीर्ण हो जाए, पित्त का ज़्यादा अनुबंध हो, ऐसी अवस्था में ब्रह्मण चिकित्सा देना चाहिए। इससे कफ बढ़ेगा और बाद में वमन करा दीजिए, जिससे कफ निकल जाएगा और पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अनुवासन आस्थापन का भी प्रयोग किया जा सकता है। अनुवासन के रूप में सहचर तैल या दशमूल तैल का प्रयोग कर सकते हैं, और आस्थापन के रूप में आप माधु तैलिक वस्ती का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो 16 वस्तियों का कोर्स आप वमन विरेचन के बाद आप लगाएं। तो अगर संक्षिप्त में करें तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन और आस्थापन, और उसके बाद नस्यकर्म। नस्यकर्म का जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें अगर वेग आ रहे हो तो उसमें आप प्याज या लहसुन या गाजर के रस से 6-6 बूंद की मात्रा में आप देवें, इससे वेग तत्काल आराम प्राप्त हो जाता है। कुछ योग हैं अनुभूत, एक तो है भारंगी और नागर। भारंगी और नागर बराबर मात्रा में ले में 5-5 ग्राम, और इसका कल्क बना कर गर्म पानी के साथ सेवन करें। ये इसका प्रमाण है कि यदि आप 7 दिन सेवन करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा गुड़ और सरसों तेल, गुड़ 5 ग्राम, सरसों तेल 5 ग्राम, दोनों को मिला करके दिन में 3 बार लें। इसका 3 सप्ताह तक प्रयोग करें, इससे तमक श्वास बहुत ही लाभ प्राप्त हो। बड़ा सरल है गुड़ और सरसों तेल। एक और योग है जो सरलतम है, विभीतक चूर्ण 10 ग्राम, शहद के साथ 21 दिन तक सेवन करें। विभीतक चूर्ण 10 ग्राम शहद के साथ 21 दिन तक सेवन करें। इसके अलावा घृत सिद्धित यौ से धूम्रपान, जवा को घी में भिगो के रख दीजिए, और जब धूम्रपान करना हो तो सिगार में रख करके और धूम्रपान वमन के बाद आप कराएं। प्यास होने पर, ज़्यादा प्यास लगती हो तो दशमूल क्वाथ या देवदारू क्वाथ का सेवन करें। इससे कफ का नाश भी होता है और तमक श्वास में लाभ भी प्राप्त होता है। एक और योग बहुत अच्छा है जिसका आप प्रयोग करें, और ये धमापन और औपीड़न के लिए है। इसमें गुड़ और सौंठ, गुड़ और सौंठ गर्म पानी में घोल लीजिए। गुड़ 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, इनको गर्म पानी में घोल करके और इसका औपीड़न नस्य 6-6 बूंद की मात्रा में, 6 बूंद से 8 बूंद की मात्रा में औपीड़न देवें। विधि वही रहेगी, 2 दिन स्नेह नस अणु तेल से और प्रत्येक तीसरे दिन औपीड़न नस। अगर आप गुड़ सौंठ देते हैं तो इससे भी बड़ा ब्रोंकियल अस्थमा में लाभ होता है। जैसा मैंने बताया, जब वेग आ रहे हो तो लहसुन, प्याज और गाजर के सुरस का नस्य देना चाहिए। एक और स्वानुभूति योग है, स्त्री दुग्ध में चंदन घिस करके नस्य दीजिए। स्त्री दुग्ध में चंदन को घिसिए और उसका नस्य दीजिए, और उस नस्य भी तत्काल पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। औषधियों में श्वास कुठार रस 125 मिलीग्राम, टंकण क्षार 250 मिलीग्राम, रस पिपरी 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 या 4 मात्राएं शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ देवें।
दूसरा योग है कफ केतु रस 250 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, टंकर 250 मिलीग्राम। ये शहद के जहाँ टंकर पड़ा हो तो शहद की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी जीभ को काट देता है। तो दिन में 3 बार या 4 बार इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट योग है श्वास काश चिंतामणि 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम और नागार्जुनाभ रस 250 मिलीग्राम। दिन में 3 मात्रा या 4 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा भारंग्यादिक्वाथ और वासादिक्वाथ का भी प्रयोग बहुत ही श्रेष्ठ है। भारंग्यादिक्वाथ और वासादिक्वाथ आप 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाने के बाद देना चाहिए। इसके अलावा कनकासो और पिपल्यासो, कनकासो 2 चम्मच, पिपल्यासो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दें। घृतों में जैसा मैंने पहले बताया त्रिउष्णादि घृत और वासा घृत का प्रयोग करना चाहिए। शुष्क काश हो और तमक श्वास हो तो सीतोपलादि, और कफ ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो तो तालीसादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। अक्सर जुखाम होता है पहले, फिर प्रतिशाय होकर के फिर खांसी और तमक श्वास की उत्पत्ति होती है। कई बार एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा होता है। ऐसी अवस्था में हरिद्राखंड का प्रयोग भी बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा विजय बटी 2 गोली सुबह शाम, व्यवसाद बटी 2 गोली सुबह शाम और कुसुमांड चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ दें। इससे तमक श्वास में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि यदि 5 साल के अंदर का तमक श्वास है तो आप जो है पंचकर्म कराने के बाद बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। लेकिन 5 से ऊपर होता है तो प्रत्याख्य करके चिकित्सा रोगी में करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको सादर अभिनंदन कि आप सब उपस्थित होते हैं। मैं यहाँ एक जानकारी दूँ, कल फैमिली विजिट में हम लोग लोनावाला जा रहे हैं 3 दिन के लिए। तो अब हम सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, मंडे में आपसे मुलाकात होगी। कल हम रवाना होंगे तो कल भी सैटरडे संडे को हो सकता है रात्रि तक आ जाए या मंडे को मॉर्निंग आए। तो मॉर्निंग को निश्चित रूप से व्याख्यान आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा एक नए रोग के साथ। आप सब अपने मित्रों को भी बता दें, नहीं तो वो इंतज़ार करते हैं व्याख्यान का। इन्हीं के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।